श्री सुधांशु त्रिवेदी जी। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि अभी बताया गया कि लोकमान्य तिलक जी के पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष है, उन्होंने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर देखा जाए, हम सब ने किताबों में एक शब्द पढ़ा था कि उनके लिए कहा जाता था वो भारतीय असंतोष के जनक थे। मैं कहना चाहूंगा यह उचित नहीं है, कहना चाहिए वो भारतीय स्वराज्य के उद्घोषक थे। आजकल एक बड़ी चर्चा होती है, बड़ा राइट विंग है, बड़ा फंडामेंटलिस्ट है। मैं कहना चाहूंगा जब तिलक जी ने कहा तो उनको थोड़ा एक्सट्रीम बात कही गई थी, एक्सट्रीमिस्ट, मगर हर 20 साल में ये परिभाषाएं बदल जाती हैं। 1905 में उन्होंने कहा और 1925 और 30 आते आते लोकमान्य तिलक जी के साथी गोखले जी के शिष्य महात्मा गांधी, उनके नेतृत्व में स्वराज आंदोलन एक यथार्थ हो गया। यानी जो एक्सट्रीम राइट विंग कहा जाता था वो अब रियलिटी और मॉडरेट हो गया था। अब कांग्रेस में एक्सट्रीम राइट विंग कौन थे? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, यहां तक कि यह कहा जाता था जिनको सो कॉल्ड हिंदू लाइनिंग वाले लोग कहते थे, सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी। और 20 साल गुजरे, आजादी मिल गई, ये सब सरकार के हिस्से हो गए। जिसे आप राइट विंग कहते थे वो आप मॉडरेट हो गए। अब राइट विंग कौन था जो आप हमारे संस्थापक लोगों पे कहते थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और 20 साल गुजरे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्वीकार्य हो गया। लोहिया जी ने कहा कि मैं राष्ट्रवादी समाजवादी हूं और दीनदयाल जी ने कहा मैं समाजवादी राष्ट्रवादी हूं। अब राइट विंग के प्रतीक कौन थे 70 के दशक में? अटल बिहारी वाजपेयी जी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और 20 साल गुजरे, 90 का दशक, अब अटल जी स्वीकार्य थे, अब अडवाणी जी राइट विंग थे। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक, अब अडवाणी जी स्वीकार्य थे, मोदी जी आपको नजर आते हैं। मगर इस पूरे 100 साल के कार्यक्रम को देखिए तो व्यवस्थाएं क्रमशः उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, आप राइट विंग कहते हैं। तो काल चक्र की इस गति को भी आपको समझना चाहिए। अब आधुनिक समय में आए तो कहा जाता है कि साहब आप बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप गंगा जमुनी तहजीब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं गंगा जमुनी तहजीब कहां से शुरू हुआ ये वर्ड? सबसे पहले ये शब्द प्रयोग होता है जब मुगल शहजादे दारा शिकोह ने अपनी किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका मतलब होता दो समुद्रों का विलय। अब आप बताइए, दो समुद्रों का मिलन जिसे कहता है वो आदर्श नहीं, बाकी दूसरे लोग आदर्श। अरे इस देश की गंगा जमुनी तहजीब तो ये थी, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब तो ये थी कि बुल्ले शाह ने ये बोला था, जो आज किसी को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, कि आज होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्लाह। ये बुल्ले शाह ने बोला आज होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्लाह। आगे की लाइन अरबिक वर्ड है, अलस्तु बि रबिकम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज खेलूंगी मैं होली कह बिस्मिल्लाह। आज बुल्ले शाह होते फतवा जारी हो जाता, मेरा पक्का मानना है, और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते। ये देश की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये जो गंगा जमुनी तहजीब थी इसमें कोई समस्या आजादी के बाद तक भी नहीं थी। ये सारी समस्या 1976 के बाद आई, जब सेकुलर शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक हित में करने की शुरुआत हुई। संयोग तो ये था, मगर इनकी नजर किधर जाती है? जितने मैंने नाम गिनाए, इनके लोगों की कभी जयंती मनाते हुए वो लोग नजर आए जो आज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? वो लोग आज नजर नहीं आते। वो तो आज कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, अभी कुछ दिन पहले बयान दिया, और फिर कहते हैं कि साहब हम तो मजलूम हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी विचित्र स्थिति आज के देश में आकर खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है जो सत्य से बिल्कुल परे। आपने कभी नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कि कोई यह भी कहे कि हमने इस देश पे शताब्दियों तक हुकूमत की है और फिर यह कहे हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। जब ये देश आजाद हुआ 1947 में तो 567 रियासतें थी। यह बताइए, आज हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, देश की सबसे अधिक पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है।
अगर इन सबको प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, आगे बढ़ने के सारे अवसर मिल रहे हैं, तो माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है उसके साथ कैसे समस्या आई, विचार करने का विषय है। और जब देश आजाद हुआ, बताइए, कोई बौद्ध रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई पारसी रियासत थी? नहीं। एक महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो सिख रियासतें भी नहीं थी, मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद निजाम, जूनागढ़ के नवाब। फिर ऐसे हालात क्यों हो गए कि आज बाकी सब पढ़ाई लिखाई में आगे और बाकी सारी चीजों में आगे और एक ही वर्ग पीछे होता चला गया? मुझे लगता है इसमें दोष इसका भी है कि जो सियासत की गई ना, अदावत की और मोहब्बत की। किसी ने दिखाने की कोशिश की कि हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तो किसी ने दिखाने की कोशिश की कि फलां को तुमसे बड़ी अदावत है, और उस सियासत ने कहां यह पहुंचाया सभापति जी, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, पर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, जो 26 वर्ष भारत में रहे, बीबीसी के उन्होंने संवाददाता रहे। उन्होंने, पुरानी बात नहीं है सभापति महोदय, 22 सितंबर 2019 को आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में क्या लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग सर्वाधिक भाग्यशाली। उन्होंने उसका एक उदाहरण दिया कि मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहा, मेरे यहां से थोड़ी दूरी पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और थोड़ी दूरी पर तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो 26-27 साल में कोई एक दूसरे को समाप्त जरूर कर देता, परंतु भारत के मुस्लिम इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब के अंदर भी जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इबादत कर सकते हैं। ये कहने वाला कोई संघी भाजपाई नहीं है, ये कहने वाला एक वह पत्रकार है जिसने पूरी जिंदगी भारत में गुजारी है और 2019 में उसने कहा है।